विनोद अग्निहोत्री जी, सबसे पहले आपसे ही ये जो पूरी की पूरी कवायद दिखाई पड़ रही है कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर न निकल पाए, इसलिए ईडी का केस ठीक एक दिन पहले उनके 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 ऊपर डाल दिया जाता है, और ये बात उनके वकील ने आज दिल्ली की अदालत से भी कही। तो क्या ये एक सोची समझी रणनीति है कि मनीष सिसोदिया और दूसरे जो विपक्षी नेता हैं जिनके ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं, वो लंबे समय तक जेल के अंदर रहे? विनोद जी। देखिए, ईडी उनसे पूछताछ तो कर ही रही थी, ऐसा नहीं है कि अचानक ईडी आई है मैदान में। सीबीआई के साथ साथ ईडी का भी से भी उनकी पूछताछ हुई है, ईडी ने भी केस रजिस्टर किया था। लेकिन ये जरूर है कि सीबीआई ने पहले गिरफ्तार किया, समन किया, गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के बाद उनकी रिमांड ली, रिमांड लेने के बाद फिर कोर्ट से ने उनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा, और जब जमानत का मामला सामने आया तो ईडी की एंट्री होती है और ईडी ने उनको अरेस्ट करके उनकी अब ईडी रिमांड ईडी ने ले लिया। तो आप इसको सोची राजनीति भी कह सकते हैं, या एजेंसियों का तरीका यही काम करने का है अपना। इसी तरह एजेंसियां काम करती हैं। पहले भी कुछ नेताओं के मामले में ऐसा ही हुआ है कि अगर उनको सीबीआई बड़ा, आजम खान के मामले में ऐसा हुआ है कि एक केस में उनकी जमानत होती है तो दूसरे केस में जो है उनके ऊपर फिर गिरफ्तारी हो जाती थी। तो इस तरह से मामले हुए हैं। मैं इस पूरे मामले को समग्रता में देखना चाहूँ, खाली मनीष सिसोदिया का एक केस नहीं है। आपने खुद अपने संबोधन में कहा कि लालू प्रसाद यादव की बेटियों के छापे पड़े हैं, पटना में छापे पड़े, दिल्ली में छापे पड़े, केसीआर की बेटी उनको सम्मन किया है ईडी ने, कविता राव को। तो इस तरह से, और इसके पहले भी कई साल महाराष्ट्र में, मुंबई में, दो अभी नवाब मलिक जेल में ही है, वो अनिल देशमुख भी शायद पता नहीं जमानत की नहीं हुई, लेकिन भी बड़ा लंबा जेल में रहे। बहुत सारे केसेस हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से घंटों पूछताछ हो चुकी है। मुझे लगता है कि इसमें दो तीन चीजें हैं आशुतोष जी। ये मामला, देखिए, एक बात तो सही है कि भारत में उच्च स्तर पर राजनीतिक भ्रष्टाचार के का तो ये मामले तो बहुत सारे आए सामने, और पहले भी आए, अब भी आए। तो ये तो आम जन धारणा है कि नेता भ्रष्ट है। ये तो इसमें आप जन सड़क पर चलते हुए किसी आदमी से पूछिए तो कहेगा सब नेता भ्रष्ट है। अब सवाल ये है कि अभी तक जो कार्यवाही हो रही है एजेंसीज की, वो विपक्ष के नेताओं पर ही ज्यादा हो रही है। तो या तो बिल्कुल एकदम एक तरह से बीजेपी इस बात को अधिकृत रूप से कह दे कि उसके सारे नेता बिल्कुल क्लीन हैं, साफ सुथरे हैं, उन पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है, या फिर अगर उनके यहाँ भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पर तमाम एजेंसीज की जांचें और तमाम एजेंसीज के मामले चल रहे हैं, लेकिन वो पार्टी में जब बीजेपी में चले गए तो उसके बाद उनकी जांचों का पता नहीं क्या हुआ और उनको पदों से भी निकाला गया, तो फिर विपक्ष के इस आरोप को बल मिल जाता है कि सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। विपक्ष बार बार इसको कह रहा है। मुझे लगता है कि आशुतोष जी, दरअसल 2024 का चुनाव जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे इस तरह की कार्यवाहियां और बढ़ेंगी, ये मेरा एक अनुमान है। क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से भ्रष्टाचार को भी एक बड़े मुद्दे के रूप में जनता के सामने ले जाना चाहते हैं, और वो साबित करना चाहते हैं कि उनके और उनकी पार्टी के अलावा बाकी जितनी पार्टियां जो उनके खिलाफ हैं वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, और उनके खिलाफ एजेंसियों के अंदर मुकदमे हैं, मामले हैं। इसलिए जब ये विपक्षी एकता कभी अगर होगी, पहली बात तो हो सकता है, इसके दो मकसद है। या तो एजेंसियों की कार्रवाई से डर कर विपक्षी एकता ही ना हो, जैसे मायावती जी और अखिलेश जी का गठबंधन टूटा उत्तर प्रदेश में, विधानसभा में बन नहीं पाया, और आज भी पता नहीं मायावती जी क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी, कुछ स्पष्ट नहीं है। कई बार तो विपक्षी नेताओं में उनकी गिनती भी बंद हो गई है। तो या तो डर करके सब नेता अपनी मुहिम छोड़ के भाई अपनी दुकान बचाएं, अपनी इज्जत बचाएं, सम्मान बचाएं, अपने को बचाएं, और जिस तरह राजनीति करते रहे, या तो ये करें, या अगर वो एकजुट भी हुए तो ये कहने का मौका मिलेगा, देखिए सारे चोर इकट्ठे हो गए एक ईमानदार के खिलाफ। ये एक नैरेटिव बनाने का मौका मिलेगा सत्तारूढ़ दल को कि देखिए सारे चोर एक ईमानदार के खिलाफ इकट्ठा हो गए, और इसको बड़े आसानी से भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार वर्ग है, समर्थक वर्ग है और आमजन है, वो बाई कर लेते हैं कि बातों से ही है, सब इकट्ठे हो गए। एक तो ये नैरेटिव बनाने की बात है। दूसरी बात यह है कि जब नेता गिरफ्तार हो जाता है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। ये धरना प्रदर्शन, बंदी, आंदोलन कुछ दिन तक तो चलता है, धीरे धीरे वो थकने लगते हैं। वो ऊर्जा, वो स्पिरिट अब नहीं बची है जो जेबी मूवमेंट की, इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष नेताओं में थी, क्योंकि विपक्ष के तमाम सारे नेता थके चुके और छके हैं। ऐसे में बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की उनके अंदर क्षमता नहीं है। ये बात सरकार को पता है, एजेंसी को पता है। तो जब ये स्थिति हो जाती है तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है और चुनाव लड़ने की उनकी ताकत कमजोर हो जाती है।
उनके संसाधन कमजोर हो जाते हैं, उनको मिलने वाले जो जो आर्थिक मदद है, जो तमाम सारे उनके स्रोतों से, वो कमजोर हो जाती है। तो वैसे ही उनकी आधी लड़ाई जो है वो हार जाती है। तो ये भी एक इसका एक कारण है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जाहिर है कुछ मामले तो ऐसे भी हैं कि एजेंसीज के हाथ में कुछ सबूत लग रहे होंगे, तभी छापा मार रही हैं। और एक बार हिंदुस्तान में किसी लफड़े में अगर आदमी फंस जाए कानूनी, तो फिर कोर्ट से आप छूटिए 20 साल बाद, छूट जाइएगा तो छूट जाइएगा। फिलहाल तो बंद करके आपको जेल में डाल करके और रुस्वा कर दिया जाता है। क्योंकि भारत में एजेंसीज की कोई जिम्मेदारी का कानून नहीं है कि एजेंसीज अगर किसी को गिरफ्तार करे किसी भी मामले में और 15 साल 20 साल बाद वो व्यक्ति अगर देश की अदालत से बरी हो तो एजेंसी को सू कर सके कि आपने मेरे 20 साल खराब की, जो अमेरिका में है। भारत में ऐसा कानून नहीं है, क्योंकि भारत की अवधारणा ही संवैधानिक ये है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, वो इंग्लैंड की तरह राजनीतिक को भी गलती कर ही नहीं सकता। इसीलिए देखिए लोग जिंदगियां जेल में गुजर जाती है, बाद में छूटते हैं सुप्रीम कोर्ट से तो उनके पास कुछ नहीं होता है, उन्हें मुआवजा तक नहीं मिलता। और जो जिम्मेदार एजेंसी को सू करना तो दूर, सरकार उनको नहीं देती। तो इसका कोई इंतजाम नहीं है। तो एक बार दरोगा बंद कर दें, उसके बाद कोर्ट से छूटते रहिए। विनोद, आपके कहने का मतलब यह कि दरअसल इन गिरफ्तारियों के पीछे एक राजनीतिक प्रयोजन भी हो सकता है। बट प्रशांत जी, क्यों ना यह माना जाए कि दरअसल आशुतोष जी मेरा कहने का मतलब है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राजनीतिक प्रयोजन हो सकता है, तो जिस तरह से कार्यवाहियां जो है, आज ही मैं सुन रहा था कि चैनल पे एक तरफा विपक्ष पे ही हो रही है, तब उसके आरोपों को बल मिलता है। मेरे पास कोई आधार नहीं है कि राजनीतिक कार्रवाई है या गैर राजनीतिक कार्रवाई है। कि एजेंसीज ने जिस आधार पर छापे मारे हैं वो मैंने नहीं देखे ना, आपने देखे, वो तो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ होंगे। लेकिन ये जरूर है कि ज्यादातर सारे मामले जो है विपक्ष के ही नेताओं के खिलाफ सामने आ रहे हैं, तब विपक्ष को कहने का बल मिलता है। लेकिन विपक्ष एकजुट भी नहीं है इस मामले में। अब आम आदमी पार्टी के मामले में कांग्रेस अलग खड़ी हुई, बाकी अलग खड़े हुए हैं। तो ये सब विपक्ष के भी अपनी, और जब कांग्रेस पर हो रहा था तो आम आदमी पार्टी अलग खड़ी हुई थी। राष्ट्रपति को जब चिट्ठी कांग्रेस पार्टी ने दी थी तो आम आदमी पार्टी ने दस्तखत नहीं की। प्रधानमंत्री को चिट्ठी दी गई तो कांग्रेस ने दस्तखत नहीं की। तो ये विपक्ष के अंदर भी बहुत तरह से अंतर विरोध है इन सब मुद्दे को लेकर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।